में भी दादी अनुराधा सोलंकी का रुतबा ऐसा था कि किसी की मजाल न थी कि उनकी बात काट सके। वे सिद्धांतों की पक्की थी और उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि विनय जी भी उनकी हर बात खामोशी से स्वीकार करते। वे भेदभाव और अन्याय के सख्त खिलाफ थी और पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती थी। परिवार में उनके 2 बच्चे थे, विनय और कावेरी। कावेरी का तलाक वर्षों पहले हो चुका था और वो अपनी बेटी काव्या, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही थी, उसके साथ यही रहती थी। विनय की पत्नी शिवानी और कावेरी पुरानी सहेलियां थी, जो अब ननद भाभी के रिश्ते में बंध चुकी थी। जैसे ही बुआ ने रस्मों की बात छेड़ी, आदित्य का धैर्य जवाब दे गया। उसने हाथ में पकड़ा सहरा और पगड़ी को जमीन पर पटकते हुए दहाड़ कर कहा, आप लोगों को जो करना है करिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आदित्य की इस कड़वाहट से नई नवेली दुल्हन मुस्कान सहम गई। उसे डरा देख शिवानी जी ने ढाढ़स बंधाया। बेटा परेशान मत हो, वो दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से में काबू नहीं रख पाता। अचानक हुई इन सब बातों से ना वो छल्लाया हुआ है। बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए दादी के पैर छूने झुकी, दादी ने उसे टोक दिया। शिवानी की ओर देखते हुए वे बोली, बहू पहले इसे मंदिर ले जाकर भगवान का आशीर्वाद दिलाओ, बड़ों का नंबर बाद में आएगा। सबका आशीर्वाद लेकर शिवानी जब मुस्कान को कमरे में छोड़ने गई तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गई। फूलों से सजा कमरा आदित्य ने तहस नहस कर दिया था। मुस्कान ये सब देखकर कांप उठी और मन ही मन बुदबुदाई, हे काशी विश्वनाथ, मेरी रक्षा करना। तभी आदित्य वॉशरूम से बाथरोब पहने निकला और बिना कुछ कहे क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। रात गहरी हो रही थी। शिवानी ने मुस्कान को सिल्क की नाइटी देते हुए कहा, बेटा फ्रेश होकर ये पहन लो, मैं खाना लाती हूँ। मुस्कान उस आलीशान कमरे को देखकर हैरान थी, पर जब वो बाथरूम में घुसी तो उसके तो होश ही उड़ गए। बेडरूम जितना बड़ा बाथरूम, इटालियन टाइल्स, बाथ टब में तैरती गुलाब की पंखुड़ियां और महंगे ब्रांड्स के शैम्पू और साबुन। उसने अपनी साधारण जिंदगी में ऐसा वैभव कभी नहीं देखा था। वो चुपचाप नहाकर बाहर आ गई। शिवानी जी खुद खाना लेकर आईं और कहा, नहाने के बाद पहले अपनी मांग भरो बेटा, सुहागिनें खाली मांग नहीं रखती। थाल में कपड़े और जेवर हैं, सुबह 6 बजे तक तैयार होकर नीचे आ जाना। इतना कहकर वे चली गईं। मुस्कान ने सिंदूर लगाया और जैसे ही खाने की थाल से ढक्कन हटाया, उसकी भूख मर गई। प्लेट में चिकन देख वो उल्टी करने वॉशरूम की ओर भागी। वो तो शुद्ध शाकाहारी थी, पर संकोचवश किसी से कुछ न कह सकी। तभी आदित्य कमरे में आया। मुस्कान को बेड पर बैठा देख उसने झटके से उसकी बांह पकड़ी और जमीन की तरफ धक्का दे दिया। वो गरज कर बोला, तुम्हारी औकात मेरी नौकरानी बनने की भी नहीं है, मेरे बेड पर बैठने की हिम्मत कैसे की? मुस्कान का सब्र भी अब जवाब दे रहा था। वो पलट कर बोली, अब मैं आपकी पत्नी हूँ, इस कमरे और आपकी हर चीज पर मेरा भी हक है। आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसे घसीट कर बैल्कनी में धक्का दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब रात भर ना यहीं पड़ी रहो, सुबह तक सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। आदित्य तो थक कर सो गया, पर मुस्कान उस सर्द रात में सिल्क की नाइटी पहने कांपती रही। जैसे जैसे रात चढ़ी, ठंड जानलेवा होने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए दरवाजा खोलने की मिन्नतें की, पर आदित्य ने अंदर से चिढ़कर कहा, मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब भुगतो। आसमान में काली घटाएं छा गई और तेज बिजली कड़कने लगी। मुस्कान को बादलों के शोर से बचपन से ही डर लगता था। बारिश की बूंदों ने ठंड को और बढ़ा दिया। वो खुद को समेट कर दीवार के सहारे लग गई। उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। धुंधली यादों में बनारस की गलियां, मौसा मौसी और महादेव के बिंब उभरने लगे। अचानक बिजली के एक भीषण कड़ाके ने उसके होश उड़ा दिए और वो बेहोश हो गई। उसी कड़ाके से आदित्य की नींद भी खुली। उसे अचानक मुस्कान का ख्याल आया। उसने भागकर बालकनी का दरवाजा खोला तो देखा कि मुस्कान एक कोने में बेजान पड़ी थी। दरअसल वो उसे 1 घंटे में अंदर बुलाने वाला था, पर नींद लग गई थी। 4 घंटे की उस बर्फीली मार ने मुस्कान का शरीर ठंडा कर दिया था। आदित्य उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उसने रूम हीटर चलाकर उसे कंबल में लपेटा और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही मुस्कान ने आंखें खोली, आदित्य ने घबराहट में पूछा, तुम ठीक हो? मुस्कान ने कपकपाती आवाज निकाली, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आदित्य ने जल्दी से एक बड़ा रूम हीटर उसके पास लगा दिया।
थोड़ी देर बाद गर्माहट मिलते ही मुस्कान सो गई। आदित्य ने एक दूसरा ब्लैंकेट निकाला और वो सोफे पर जाकर सो गया। सुबह के 6 बज गए थे। मुस्कान अभी तक नहीं जागी थी। आदित्य भी उठकर अपने जिम चला गया था। नीचे मंदिर में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा और बीत गया। अनुराधा जी गुस्से से बोली, लो कैसी बहू आई है जिसे समय की कोई कद्र नहीं है। जाओ जाकर देखो महारानी जी अभी तक क्या कर रही हैं। इतना सुनते ही शालिनी जल्दी से आदित्य के कमरे में गई। उसने जब पूरे कमरे की हालत देखी तो दंग रह गई। पूरे कमरे में फूल बिखरे पड़े थे। मुस्कान अभी तक सो रही थी। वहीं सोफे पर भी एक और ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। तो उसे देखकर ही कांप उठी। मुस्कान का शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। घबराई हुई शिवानी ने तुरंत विनय जी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहा। दादी ने जब बहू की बदहवास हालत देखी और कमरे का मंजर सुना तो उनकी भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत शुद्धिकरण के लिए आरती की और कमरे की सफाई करवाई। तभी आदित्य जिम से सीधे लिविंग रूम में दाखिल हुआ। उसी वक्त डॉक्टर रस्तोगी भी आ पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, इन्हें बहुत ठंड लग गई है और ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर चुका है। ऐसा लगता है इन्होंने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। शिवानी ने गिल्ट से कहा, हाँ डॉक्टर, रात का खाना वैसा ही रखा था। डॉक्टर के मशवरे पर मुस्कान को घर के मेडिकल रूम में शिफ्ट किया गया। विनय जी के इशारे पर आदित्य ने खामोशी से मुस्कान को गोद में उठाया और दूसरे फ्लोर पर ले गया। नर्स ने सलाइन शुरू कर दी और इंजेक्शन दिया। बाहर निकलते ही डॉक्टर रस्तोगी ने विनय से पूछा, विनय सच बताओ ये लड़की कौन है। विनय ने कुछ न छुपाते हुए सारी सच्चाई कह दी। डॉक्टर ने शिवानी को समझाते हुए कहा, भाभी इसे शारीरिक से ज्यादा मानसिक हिम्मत की जरूरत है। अचानक से इस चकाचौंध में आना और ऐसी शादी, वो अंदर से टूट चुकी है। इसका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद दादी ने आदित्य को अपने कमरे में बुलवाया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। सच सच बताओ आदित्य, कल रात क्या हुआ था। दादी की आवाज में सख्ती थी। आदित्य गिल्ट से भरकर उनके पैरों के पास बैठ गया। आई एम सॉरी दादी, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने एक एक बात सच बता दी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा वो पहले एक इंसान है, फिर किसी की बेटी और तुम्हारी पत्नी। वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सहारे इस घर में आई है। मैं नहीं कहती कि तुम उसे तुरंत अपना लो, पर कम से कम इंसानियत भरा सुलूक तो करो। आदित्य ने भर्राए गले से वादा किया। जी दादी, मैं कोशिश करूंगा। करीब 2 घंटे बाद जब मुस्कान को होश आया तो उसने खुद को अजनबी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच अकेला पाया। उसे बनारस के वो दिन याद आए जब बीमार होने पर उसकी मौसी घर सिर पर उठा लेती थी। एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। और आज इतने बड़े घर में वो अकेली थी। तभी सोलंकी परिवार अंदर दाखिल हुआ। शिवानी ने ममता से उसके सिर पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है बेटा। मुस्कान ने बस पलकें झपका दी। डॉक्टर ने मुस्कान से कहा, बेटा अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो, कमजोरी बहुत है। ठीक से खाया पिया करो। वहाँ आदित्य नहीं था। वो एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल चुका था। शिवानी जब उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी तो मुस्कान की आंखों से आंसू छलक आए। विनय जी ने अचानक पूछा, बेटा तुम्हें इतनी ठंड कैसे लग गई। दादी का दिल धक से रह गया। उन्हें डर था कि अगर मुस्कान ने सच कह दिया तो आज अनर्थ हो जाएगा, पर मुस्कान ने सबको चौंका दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, नई जगह थी, नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में चली गई। हवा के झोंके से दरवाजा लॉक हो गया और मैं फंस गई। उसके बाद बारिश होने लगी। फिर मुझे बस इतना याद है कि आदित्य जी ने मुझे उठाया और हीटर जलाकर मेरा बहुत ख्याल रखा। दादी ने राहत की सांस ली, पर सबके जाने के बाद उन्होंने मुस्कान से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला बेटा। उसकी गलती से तुम्हारी जान जा सकती थी। मुस्कान ने सादगी से जवाब दिया, दादी उन्होंने ही तो मुझे बचाया था। शाम को आदित्य मीटिंग से लौटा। वो सीधे मेडिकल रूम पहुंचा। नर्स ने बताया कि मैडम अब बेहतर हैं, पर कमजोरी बहुत है। आदित्य ने राहत की सांस ली और फ्रेश होकर नीचे आया। विनय जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा मुझे खुशी है कि तुमने वक्त रहते मुस्कान की मदद की। हालात सही नहीं है, पर तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये देखकर अच्छा लगा। लिविंग रूम में सन्नाटा था। उन्होंने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा तुम दोनों को इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। सब समय पर छोड़ दो। आदित्य बिना कुछ कहे खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया।
इधर शिवानी मुस्कान को सहारा देकर ऊपर ले आई और उसे बेड पर लिटाते हुए आदित्य से बोली, इसके लिए जरूरत का सारा सामान मंगवा दो। आदित्य ने झल्लाकर कहा, मॉम, मुझे क्या पता इसे क्या चाहिए, इसे ठीक होने दीजिए, ये खुद अपनी पसंद का सामान ले आएगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शिवानी ने मुस्कान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, वो स्वभाव से थोड़ा रूखा है, पर तुमने कल रात खाना क्यों नहीं खाया? मुस्कान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सॉरी आंटी, दरअसल मैं पूरी तरह शाकाहारी हूँ और कल प्लेट में। ये सुनकर शिवानी अवाक रह गई। वे मुस्कान को आराम करने का कहकर सीधे नीचे लिविंग रूम में पहुंची, जहां पूरा परिवार कॉफी पी रहा था। शिवानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख बुआ जी ने पूछा, क्या हुआ शिवानी, इतनी परेशान क्यों हो? शिवानी ने लंबी सांस ली। मुस्कान पूरी तरह वेजिटेरियन है। बुआ जी के हाथ से जैसे कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। वे तंज कसते हुए बोली, लो, अब यही कसर बाकी थी। हमारे आदित्य की तो किस्मत ही खराब है। कैसी बेमेल जोड़ी बनाई है भगवान ने भाई। न रंग रूप मेल खाता है, न पढ़ाई लिखाई, स्टेटस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब ये खाने का अंतर, एक को बिना नॉनवेज के निवाला नहीं उतरता और दूसरी मांस को छूती तक नहीं। दादी ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे इतनी चिंता क्यों करती हो? विनय कह रहा था कि वो अपने मौसा का बिजनेस संभालती थी। दिन भर धूप और चूल्हे के सामने रहने से रंग थोड़ा दब गया होगा, यहाँ रहेगी तो निखर जाएगी। अभी चर्चा चल ही रही थी कि तभी आदित्य का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसने फोन सबकी तरफ घुमाया और बोला, आदित्य के फोन पर काव्या का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही